नमस्कार, आप देख रहे हैं द मानस वॉइस। आप सभी का स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपने लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के इतिहास के बारे में। एक कहानी मैं बीजेपी के बारे में लेकर के आप सभी के सामने अपने चैनल के माध्यम से आया हूँ। कैसे बनी ये पार्टी, इसका वैचारिक आधार क्या है, किस तरह से इसने भारतीय राजनीति को बदला, इन सभी सवालों के जवाब आज हम विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं बीजेपी का इतिहास, एक विस्तृत परिचय। प्रारंभिक पृष्ठभूमि इसकी शुरू होती है 1951 से 1977 के बीच। बीजेपी की जड़ें भारतीय जनसंघ से जुड़ी हुई हैं, जिसकी स्थापना 21 अक्टूबर को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कर कमलों द्वारा हुई थी। जनसंघ की वैचारिक प्रेरणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से आई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का विरोध करना। 1952 के पहले आम चुनाव में जनसंघ को सिर्फ 3 सीटें मिली, लेकिन वैचारिक रूप से पार्टी ने अपना प्रभाव फैलाना शुरू कर दिया था। अब हम भाग 2 में आते हैं, आपातकाल और जनता पार्टी का गठन। 1975 से 1980 के बीच का समय है। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल ने पूरे देश को हिला दिया था। विपक्षी दलों ने एकजुट होकर जनता पार्टी बनाई, जिसमें जनसंघ भी शामिल हुआ। 1977 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री देश के बने, लेकिन वैचारिक मतभेदों के कारण यह गठबंधन ज़्यादा समय तक नहीं चल सका और 1980 में टूट गया। अब भाग 3 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। इसके पहले अध्यक्ष थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। पार्टी ने शुरू में गांधीवाद और समाजवाद की बात की, लेकिन चुनाव में खास सफलता नहीं मिली। 1989 के बाद बीजेपी ने राम जन्मभूमि आंदोलन को समर्थन दिया, जिससे पार्टी की लोकप्रियता में बढ़ावा हुआ। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ने जन समर्थन को जबरदस्त रूप से जोड़ा। 1991 में बीजेपी संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार सिर्फ 13 दिनों तक ही चल पाई। 1998 में दोबारा सरकार बनी और फिर 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे आज हम सभी एनडीए के रूप में जानते हैं, बना करके पूर्ण बहुमत से पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में आए। अब 5वें भाग में एनडीए और वाजपेयी युग 1998 से लेकर के 2004। वाजपेयी सरकार ने पोखरण परमाणु परीक्षण, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सड़क परियोजना और आईटी क्रांति को बढ़ावा दिया, लेकिन 2004 में वे चुनाव हार गए और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार सत्ता में आई। अब 6ठे भाग में हम चलते हैं, बीजेपी विपक्ष में बीजेपी और वैचारिक पुनर्निर्माण। 2004 से 14 का ये जो समय है, इस समय पार्टी ने संगठन को मजबूत किया और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं को उभरने का मौका मिला। 2009 में हार के बावजूद मोदी की प्रशासनिक शैली और गुजरात मॉडल की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई। अब 7वें भाग में नरेंद्र मोदी युग और बीजेपी की पुनरुत्थान 2014 से अब तक। 2014 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। प्रचंड बहुमत से बीजेपी ने चुनाव जीता और मोदी जी की सरकार बनी। उन्होंने जो मुख्य योजनाएं लाई, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे तमाम अच्छे से अच्छे योजनाबद्ध तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने देश में योजनाएं लाई और देश हमारा आगे बढ़ा और आज भी बढ़ रहा है। 11वें स्थान से हमारा देश 4थे स्थान पर आ चुका है। 2019 में एक बार फिर ऐतिहासिक जीत मिली नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब 8वें भाग में हम बात करेंगे वैचारिक आधार और संगठन
और संगठन में आरएसएस का प्रभाव। बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व और एकात्म मानववाद पर आधारित है, जिसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने प्रतिपादित किया है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं की भूमिका चुनावों में बहुत ही निर्णायक होती है। अब भाग 9 में हम चलेंगे, आलोचनाएं और विवाद के विषय में समझेंगे। भारतीय जनता पार्टी कई बार धार्मिक ध्रुवीकरण, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर असर और अल्पसंख्यकों के अधिकार पर सवाल उठे हैं। नोटबंदी, कृषि कानून और CAA जैसे मुद्दों पर भी काफ़ी विरोध देखा गया है। इसका निष्कर्ष यही है कि भारतीय जनता पार्टी आज सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक विचारधारा, एक आंदोलन बन चुकी है। यह पार्टी कैसे भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदलती रही है, यह हम सभी ने पिछले 70 वर्षों में देखा है। भविष्य क्या होगा यह तो समय बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक एक बड़ी भूमिका निभाने वाली पार्टी देश के लिए बन रही है और निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। सभी हमारे जितने भी देशवासी हैं, सभी ने अपने प्रधानमंत्री जी का सदैव साथ दिया है। भारतीय जनता पार्टी, जिसके 18 करोड़ से भी ज़्यादा सदस्य हैं, 2015 में बीजेपी ने जब डिक्लेयर किया कि उसके रजिस्टर्ड मेंबर की संख्या 8 करोड़ से पार हो गई है, तब इसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को भी पीछे छोड़ दिया और बन गई दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। लेकिन भाई, ये पार्टी जो आज इंडिया के कई राज्यों पर राज कर रही है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इतना ताकतवर बनने की क्या कहानी है, थोड़ा सा आप लोगों को मैं पीछे लेकर के चलता हूँ। साल था 1951। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की मदद से भारतीय जनसंघ की नींव रखी। वो पहले नेहरू जी की कैबिनेट में इंडस्ट्री मिनिस्टर भी रह चुके थे, लेकिन नेहरू लियाकत समझौते से नाखुश होकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जनसंघ का मकसद क्या था? हिंदू कल्चरल आइडेंटिटी को बचाना, कश्मीर का भारत में पूरा विलय करवाना और नेहरू जी की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति का विरोध करना। लेकिन शुरू में सिर्फ 3 सीटें मिली। 1953 में मुखर्जी जी की मृत्यु के बाद पार्टी को झटका लगा। फिर आए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने पार्टी को नई दिशा दी। 1967 तक जनसंघ 35 सीटें जीतकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी में गठबंधन की सरकारें भी बनाई। इसके बाद उदय होता है अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी का। इन 2 नेताओं ने पार्टी को नई जान दी। अटल जी ने पार्टी की कमान संभाली और पार्टी की पहचान बनी। गौ हत्या प्रतिबंध, यूनिफॉर्म सिविल कोड और कश्मीर से धारा 370 हटाना इनका मुख्य उद्देश्य था। इमरजेंसी और जनसंघ का विलय। सन 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। जैसा कि आप सभी को पता है, सभी देशवासी उस दिन को कभी नहीं भूल सकते हैं। जनसंघ समेत कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जब इमरजेंसी हटी और 1977 में चुनाव हुए तो सारे विपक्ष एक साथ आए और जनता पार्टी बनी, जिसमें जनसंघ भी शामिल था। जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। लेकिन ड्यूल मेंबरशिप का झगड़ा शुरू हुआ। RSS और जनसंघ से जुड़े मेंबर्स को पार्टी छोड़नी पड़ी। फिर 6 अप्रैल 1980 को जन्म हुआ बीजेपी का। जब जनसंघ वाले जनता पार्टी से अलग हुए तो बीजेपी बनी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रेसिडेंट बने। शुरुआत में पार्टी गांधीवादी सोशलिज्म की ओर झुकी रही, लेकिन 1984 के चुनाव में सिर्फ 2 सीटें मिली। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप बता सकते हैं कि वो 2 नेता कौन से थे जिन्होंने ये सीट जीती थी? फिर हुआ बदलाव और लौटे आडवाणी। बीजेपी ने अपनी नीतियों में बदलाव किया, फिर से हिंदू राष्ट्रवाद की ओर झुकी। राम जन्मभूमि आंदोलन में पार्टी ने कूदने का फैसला किया। 1990 में आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू की, सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक की। हिंदू चेतना को जगाने के लिए इस मूवमेंट ने बीजेपी को जनता से जोड़ दिया। 1989 में बीजेपी को मिली 86 सीटें। बीजेपी अब विपक्ष की मजबूत आवाज़ बन चुकी थी। आगे चलकर NDA बना, अटल जी प्रधानमंत्री बने और फिर 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने नया इतिहास रच दिया। और अब लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और ऐसा राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कोई ऐसा नेता आज़ादी के बाद लगातार 3 बार देश का प्रधानमंत्री बना हो। आज देश की जो स्थिति है, लोकसभा में
303 से ज़्यादा सीटें, 13 राज्यों में बीजेपी की सरकार, 4 और राज्यों में सहयोगी सरकारें और 18 करोड़ से ज़्यादा सदस्य। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस पार्टी की जिसने सिर्फ 40 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का सफ़र तय किया। आपको क्या लगता है बीजेपी की इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या रही? कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही वीडियो के लिए, राष्ट्रवादी, सामाजिक, राजनीतिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।